welcome to Antara Squad. As you all can see in today's video, we are going to discuss the emergence and timeline of Western sociology. हमने ये चीज़ देखी है कि Western sociology का जो timeline है काफ़ी ज़्यादा complicated and for the reason why many students get confused कि कौन सा पहले हुआ था, क्या reasons थे sociology के आने का, वेस्टर्न सोशोलॉजी के आने के क्या रीजंस हैं, कौन कौन से थिंकर्स पहले आते हैं, बाद में कौन से थिंकर्स आते हैं, कहाँ के हैं ये सारे थिंकर्स. All those questions will be solved in today's video, so stay tuned. This might be a little long video, but I'm pretty sure that this is going to give you a perspective अगर आप इस फील्ड में नए हैं. So without any further ado, let's start with the main video. Before I go ahead, I want to remind you all that don't forget to follow me on Unacademy because I come up with free classes every Monday to Thursday at 9 p.m. And in case you want to subscribe to Unacademy for full syllabus of paper 1, paper 2, do so now. And this is my Telegram channel @Antarachak, which will have all the free class PDFs as well as class updates. And of course, this is my YouTube channel Antara Squad, जिसको आपको subscribe तो करना ही है. In case you subscribe to Unacademy Plus, do not forget to use this referral code Antara Live without any space to get a further discount on Unacademy Plus subscription. Now, in today's class, I have divided the sections into various parts so that आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो. सबसे पहले मैंने एक टाइमलाइन स्केल लिया है और उनको मैंने सेंचुरीज में डिवाइड कर दी है. As you can see, I have divided them in centuries so that you people get an idea कि कब कौन सा चीज आया, कहाँ पे क्या शुरू हुआ, etc. The first part is 1700s, that is the rough around 18th century, जहाँ पे हम प्री मॉडर्न या फिर रेनेसा पीरियड के खत्म होने के स्टेजेस में देखते हैं. इन दिस पीरियड, रेनेसा पीरियड, प्री मॉडर्न पीरियड, ये कहीं ना कहीं खत्म होके आ रही थी because enlightenment was coming up. In 1800s, we briefly see that the enlightenment period finally came up, which is also said to be the hegemonic modernity. हम ये सारे meanings देखेंगे, but right now I just want you all to briefly go through this timeline so that जब later on we go on in details of which thinker belong to what, ये picture आपके दिमाग में clear हो. 1900s में हम देखते हैं स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म या फिर स्ट्रक्चरलिज्म, इन सारे स्कूल्स का आना बहुत ज़्यादा रेलेवेंट इसी पीरियड में हुआ. एंड फाइनली इन द लेट 1960s and 80s वी फाइनली सी द पोस्ट मॉडर्न एरा. सो आई थिंक नाउ यू पीपल हैव एन आइडिया कि कब चीज़ कब आया था, बट नाउ वी विल डेल्व इनटू दिस इन डिटेल. यहाँ पे मेरा एनालिसिस दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है. एक आफ्टर सेंचुरीज कि हमारे 1700s में क्या हुआ था, 1800s में क्या हुआ था, 1900s में क्या हुआ था. इसके बाद आई टॉक अबाउट दीज थिंकर्स स्पेसिफिक टू वन सेंचुरी कि मान लो इंग्लैंड के हमारे थिंकर्स कौन थे, हमारे जर्मनी के थिंकर्स कौन थे, हमारे यूएस के थिंकर्स कौन थे एंड रेस्पेक्टिवली. सो 1700s में वी कैन ब्रीफली सी कि हमारा धीरे धीरे फ्रेंच एंड इंग्लिश कोलोनियलिज्म का शुरू हुआ था. आई थिंक ऑल ऑफ यू नो अबाउट द कोलोनियल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कि कैसे फ्रेंच, इंग्लिश, ये लोग बाकी कंट्रीज में अपना कॉलोनियल पावर एक्सटेंड कर रहे थे. धीरे धीरे हम देखते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का असर. इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, इट हैज़ अ वेरी गुड रेफरेंस टू द एक्सपेंशनिंग colonialism. अगर ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आता तो फिर वी कुड नॉट हैव गॉटन अ बेटर एक्सपीरियंस या फिर बेटर एग्जाम्पल टू व्हाट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मेंट. However, एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये जो हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इट गॉट मोर प्रोमिनेंट इन द 1800s. ओके, 1800s में ये थोड़ा ज्यादा और भी प्रोमिनेंट हुआ, जबकि इसका जो रूट्स है हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का 1700s में ही देख सकते हैं. फाइनली वी हैव टू मोर वेरी इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट्स दैट आर अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन. आपको ये लग सकता है कि ये जो पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस हो रही थी, लाइक 1800s में हमारा सोशलिज्म का काफी ज्यादा जो प्रेवलेंस है वो उभर के आ रहा था. रेवोल्यूशंस ऑफ 1848, पेरिस कम्यून ऑफ 1871, these things कहीं ना कहीं had a huge influence on the discipline of sociology. You people might be thinking how. यही चीज मैं आप लोगों को समझाऊंगी when we get a picture of these thinkers. उससे और भी ज्यादा आप लोगों को क्लियर होगा. So do not forget to watch the video till the end.
1900s में हम देखते हैं कि ये जो फेमिनिज्म का स्कूल है, फेमिनिज्म का जो एपिस्टेमोलॉजी है, बिकेम मोर एंड मोर प्रोमिनेंट। वर्ल्ड वॉर वन हुआ 1914 से लेकर 1918 तक, विच वॉज ऑल्सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट। फाइनली वी स्टार्ट विद फोर्डिज्म। आप लोगों ने सुना होगा सोशियोलॉजी में, वी ऑलवेज यूज द टर्म फोर्डिज्म। ये जो हेनरी फोर्ड के जो मॉडल के गाड़ियां थी, it started getting produced in 1908, and finally in the late 1950s या फिर 1950s के बाद हम पोस्ट मॉडर्निज्म का राइज देखते हैं। सो इन दिस वे वी कैन डिवाइड इट। नाउ लेट्स गो अहेड एंड लुक एट ईच सेंचुरी इन डिटेल along with its thinkers. Now here when I'm talking about these centuries, कुछ intellectual हमारे forces थे। अभी के हमने जो भी देखे those were socio-political, but intellectual forces हमारे क्या थे? Now we know that ये जो Western sociology है, the emergence of Western sociology goes back to three very important global events. What are they? Number one is enlightenment. कौन से वो थ्री पिलर्स थे जिसके वजह से हमारा ये वेस्टर्न सोशियोलॉजी आया? नंबर टू इज फ्रेंच रेवोल्यूशन, एंड फाइनली वी हैव द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो दो हमारे रेवोल्यूशंस हैं और एक हमारा एनलाइटनमेंट फेज है। नाउ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारा इकोनॉमिक एस्पेक्ट था, जिसके थ्रू कंट्रीज ने ये डिसाइड किया, यूएस, ग्रेट ब्रिटेन एटसेट्रा, इन लोगों ने डिसाइड किया कि नाउ वी कैन एक्सपैंड आवरसेल्व्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बट इफ वी डू सो, इसमें काफी ज्यादा हमारा बेटरमेंट कब आएगा? व्हेन वी स्टार्ट कॉलोनाइजिंग द पुअरर कंट्रीज, या फिर ऐसे कंट्रीज जिनमें बहुत ज्यादा रिच नेचुरल रिसोर्स है, जैसे कि इंडिया, ब्राजील, अफ्रीका एटसेट्रा। सो 1700s में हम देखते हैं एनलाइटनमेंट पीरियड आया। What is the enlightenment period? अगर एक ही sentence में I have to tell you what is enlightenment period, it was an intellectual movement to shift from irrationality to rationality. People were blind faithed, many people were religious, blind faith religious, and they realized कि ये जो science का importance है वो धीरे धीरे आ रहा था लोगों के बीच। People were becoming more and more rational, more and more logical. So enlightenment तो आया, लेकिन many people could not agree with it, तो reaction भी आया enlightenment का। जर्मन आइडियलिज्म हम देखते हैं किसके थ्रू? हेगल के थ्रू, मार्क्स के थ्रू, जो अभी हम लोग देखने वाले हैं। एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी में काफी ज्यादा चेंजेस आए। लोग सिर्फ कैपिटलिस्टिक नहीं, लेकिन लोग बाकी मेथड्स भी ट्राई कर रहे थे, क्योंकि मार्क्स जैसे इंसान आए हमारे हिस्ट्री में, हु सेड दैट कैपिटलिज्म इज नॉट द ओनली वे आउट, देयर आर मेनी मोर वेज टू दैट। 1800s में हम देखते हैं एवोल्यूशनरी थियोरी, हमारे पिक्चर में डार्विन आ जाते हैं। एंड डार्विन इज दैट पर्सन जो पूरा सिनेरियो ही इन्होंने बदल दिया। उन्होंने एक पूरा थियोरी बताया कि कैसे हम एप्स से ह्यूमन बींग्स बने। एंड डोंट थिंक दैट दिस थियोरी वाज ओनली लिमिटेड टू बायोलॉजी, इट स्टार्टेड अफेक्टिंग other social sciences very equally. and उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड कौन थे? हर्बर्ट स्पेंसर, जिनके बारे में अभी हम देखेंगे। So 1800s में finally we see the rough emergence of social science as such and sociology as a discipline. 1900s में as usual feminist theory, western marxism का प्रभाव और भी ज़्यादा ये spread हो रहा था। हम देखते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल में who are the neo Marxists, फ्रैंकफर्ट स्कूल जर्मनी से बहुत ज़्यादा हमारा मार्क्सिज्म स्प्रेड हो रहा था। We see the emergence of very clearer version of structuralism and structure functionalism through Parsons, Merton, etc. and finally postmodernism in the late 1950s. Now let's start by analyzing them thinker wise. पहले हम लेंगे 1700s। यहाँ पे हमने कौन कौन से कंट्रीज लिए हैं? फ्रांस। एंड प्लीज रिमेंबर दीज वर द एपिसेंटर्स। इन्हीं जगहों से वो सारे इंटेलेक्चुअल्स आए जिन्होंने अलग अलग थियोरी हमें बताया, जिसके थ्रू ये सारी चीजें हमारे आज चेंज हुए हैं। जर्मनी, इटली में फिलहाल 1700s में वी डोंट सी एनी ग्रेट intellectual force. Great Britain as well as United States does not have a huge influence in the 1700s. फ्रांस में हम तीन बहुत important figures को देखते हैं, that is सबसे पहले Montesquieu, उसके बाद we see Rousseau, then Saint Simon. Now please remember that here I have clubbed these thinkers year wise and country wise, but that does not mean कि ये सारे लोगों के ideologies या फिर जो perspectives हैं वो same हैं।
Okay, because right now we can see Rousseau is not a positivist, but Saint Simon हमारे positivism के one of the beginners थे. So here we are not talking about schools, we are only trying to place them कि हम कौन से timeline में कहाँ पे किसको रखेंगे. तो ये सारे हमारे फ्रेंच थिंकर्स हैं. यू कैन सी मॉन्टेस्की बिलोंग्स टू सच ओल्डर टाइम्स. उन्होंने एक बहुत फेमस किताब लिखी थी, दैट इज स्पिरिट ऑफ लॉस, जिसने काफी ज्यादा सोशल साइंस को देखने का तरीका या फिर पॉलिटिकल इकोनॉमी को देखने का नजरिया बदल दिया था हमें. रूसो ने हमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करके सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी के बारे में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया कि हाउ आर स्टेट इमर्ज्ड, आज का जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, वो कैसे आया, एटसेट्रा. एंड फाइनली सेंट साइमन हमें पता है वन ऑफ द बिगिनर्स ऑफ पॉजिटिविज्म, जिन्होंने बाद के टाइम में ऑगस्ट कोट को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया था. जर्मनी में हम दो बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को देखते हैं, दैट इज कांट एंड हेगल. कांट एंड हेगल के बिना हमारा सोशियोलॉजी का जो रिसर्च मेथड्स है या फिर द साइंस ऑफ सोशियोलॉजी, साइंस ऑफ सोशल साइंसेस रिमेन्स इनकम्प्लीट. Kant is that person who for the first time divided between noumena and phenomena. Noumena वो होता है जो हम नेचुरल साइंस के मेथड्स में पढ़ते हैं, एंड phenomena are those things which we feel, which we experience, जो हम social science में देखते हैं. Hegel is one of the prime shapers of Marx. अगर Hegel नहीं होते तो शायद Marx भी नहीं. ग्रेट ब्रिटेन में हम दो इकोनॉमिस्ट को देखते हैं जिन्होंने पूरा सिनेरियो हमारा बदला. And this is Adam Smith. Why is he so important to us? Because Adam Smith is that person जिन्होंने हमें इतना फेमस किताब दिया, that is Wealth of Nations. It is Wealth of Nations which talks about how to increase the wealth of a country. So it is Adam Smith who finally gave us this famous book, that is Wealth of Nations, जहाँ पे for the first time we see the ideas of liberalism, कि कैसे मार्केट लेड हमारा इकोनॉमी हो सकता है, लासी फेयर, इनविजिबल हैंड एंड मेनी मोर सच कॉन्सेप्ट्स. उनके बाद वी ऑल्सो सी डेविड रिकार्डो हु हैज हैड अ ह्यूज इन्फ्लुएंस इन द शेपिंग of the sociology that we know of today. Now after this we come to 1800s. In the same way I have divided the whole thinkers into France, Germany, Italy, Great Britain and United States. Now in this, as you people can already see the screen, हमारे बहुत सारे thinkers हैं जिन्होंने हमें काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था. सबसे पहले हम फ्रांस में देखते हैं ऑगस्ट कोंट को, who was born in 1798 and also considered the father of sociology, जिन्होंने सिर्फ फादर नहीं लेकिन ये जो सोशियोलॉजी का टर्म है, द नेम सोशियोलॉजी, इसको भी ऑगस्ट कोट ने ही दिया था. फ्रांस में वी ऑल्सो सी सम मोर इम्पॉर्टेंट थिंकर्स, दैट इज ऑफ टॉक्यूविल एंड इमाइल डर्कहाइम इन द मिड 1800s, जहाँ पे इमाइल डर्कहाइम शेप्स द आइडियाज ऑफ ऑगस्ट कोट. बट नॉट जस्ट दैट, उन्होंने पॉजिटिविज्म को पहले सपोर्ट तो किया था, बट देन ही चेंजेस हिज मेथड्स एंड ही एड्स सो मच to sociology. We are incomplete without Emile Durkheim. जर्मनी में we see a plethora of thinkers. आप लोग देख सकते हो Feuerbach, who is known as a very famously young Hegelian. ये सारे प्लीज आप लोग नोट करो, हमने लास्ट पेज में क्या देखा था कि ये सारे लोग हमारे जर्मनी के थे. These people were getting influenced by Hegel a lot, not just Feuerbach but as well as Marx etc. Now इनके अलावा हमारे बाकी कुछ thinkers हैं, जैसे कि डिल थी, मैक्स वेबर, मेरियन वेबर विच इज द वाइफ ऑफ मैक्स वेबर. ये लोग एक दूसरे स्कूल के दिशा में ही जा रहे थे, दैट इज इंटरप्रेटिविज्म, that we have to move away from positivism towards interpretivism. इनके अलावा Germany has given us more thinkers like that of Sigmund Freud. Today psychology would be incomplete without Sigmund Freud. There is Friedrich Nietzsche, George Simmel, one of the founders of formalistic school of sociology. इटली में हम दो लोगों को देखते हैं, दैट इज विल्फ्रेडो पेरेटो एंड गाइटेनो मॉस्का. बोथ दीज पीपल हैव गिवन द फाउंडेशन ऑफ एलीट थियरी. एलिट्स कौन है क्या नहीं हमें पता नहीं होता if these people would not be there in the picture. Great Britain में we see the coming of Harriet Martineau, who is considered to be the mother of sociology, to be considered one of the first female sociologists of the world. Herbert Spencer and Darwin. डार्विन के इस
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज अ फ्रेज ऑफ स्पेंसर. जबकि ये जो हमारा ओरिजिनल थियरी है अबाउट ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, इट कम्स फ्रॉम डार्विन, एंड इन्हीं से हमारे स्पेंसर इंस्पायर्ड थे, हु हैज गिवन सो मच कंट्रीब्यूशन टू सोशियोलॉजी, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक एनालॉजी to social Darwinism and much more. Towards United States, finally हमारा खाता open होता है. We get to see thinkers from United States, that are Thorstein Veblen. Veblen is a very important person who has talked about conspicuous consumption, leisure class. because आपको ये चीज नोट करना होगा कि इसी 1800s में हमने देखा था कि हमारा जो ये जो कैपिटलिज्म का फोर्स है ये बस शुरू ही हुआ था उस टाइम पे. We see Parkin Gilman, Celestin Dubois, G.H. Mead, again a very important person from United States who has given us so much about pragmatism, theory, mind, self, etc. Now we move to the 1900s, and 1900s as well has many thinkers. Let us see who they are. फ्रांस में 1900s में हम ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं देखने को मिल रहा है, जबकि हम कह सकते हैं कि लेवी स्ट्रॉस जैसे जो लोग who had opened the structuralism to anthropology and sociology were somewhere in this timeline. Germany में again the followers of Marx, that is Lukács. Italy में Gramsci as well, a neo-Marxist. ग्रेट ब्रिटेन में हम ज्यादा कोई इन्फ्लुएंस नहीं देखते, बट यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ लॉट ऑफ पीपल टू गिव अस. 1900s में वी हैव सीन द राइज ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, द राइज ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म टुवर्ड्स द एंड. यहाँ पे हम देखते हैं इकोनॉमिस्ट जॉन शुम्पीटर. उसके बाद हम देखते हैं टेलकट पार्सन्स, रॉबर्ट मर्टन, सी राइट मिल्स, एरविंग गॉफमैन. दीज आर द प्राइम मूवर्स of our society where we have seen that Goffman, Mills, Merton, they have influenced us so much, especially to Parsons and Merton, जिन्होंने structure functionalism का पूरा जो हमारा डोर है उसे ओपन किया था. C. Wright Mills again is a continuation of the elite theory, who is 1 century later from United States, and Erving Goffman, one of the most important sociologists of our time, who has opened the door to stigma, dramaturgy, and so much. So I hope you people are understanding कौन से timeline में कौन से area से ये लोग हैं, so that you people are never confused about them again. लेट एंड मिड 1990s में हम पोस्ट मॉडर्निज्म का राइज देखते हैं. सबसे पहले ये ट्रेंड हमारा शुरू होता है जॉक डेरिडा से, हु इज फ्रॉम फ्रांस, एंड हियर वी हैव मेनी थिंकर्स फ्रॉम फ्रांस, दैट इज मिशेल फूको, Pierre Bourdieu, etc. We know that postmodernism is an incomplete state if we do not read Derrida, if we do not read Foucault, Bourdieu, etc. जर्मनी में भी हम देखते हैं न्यू मार्क्सिस्ट का राइज हमें आता है. That is the Frankfurt School which came in this time. That is Habermas, Theodor Adorno, and so many such people. पैलेस्टीन में, which is an odd one out, अब तक हमने पैलेस्टीन से कोई थिंकर नहीं देखा था, बट पैलेस्टीन में a very important thinker comes up to us, that is Edward Said, who had shaped the beginning of post-colonialism. पोस्ट मॉडर्निज्म का ही एक हमारा ऑफशूट ब्रेक हो जाता है, दैट इज पोस्ट कोलोनियलिज्म, एंड इट वुड बी इनकम्प्लीट विदाउट एडवर्ड साइड. ग्रेट ब्रिटेन में वी सी द फेमस एंथनी गिडन्स, एंड यूनाइटेड स्टेट्स वी सी डैनियल बेल, who has shaped the concept of post-industrialism. All these concepts, as you people can see, have emerged in the mid and late 1990s only. So that was a brief timeline for sociology. I hope it has helped you. Let me remind you all again that 3 new courses are coming up for the month of July, and from August we are starting with a new batch. So in case you people want to join Unacademy Plus for full syllabus, you can do so now. And don't forget to use the referral code Antara Live, which will give you the 10% discount. All the rates are mentioned here. You can go through them. Now please remember, both the papers are included, and this is my Telegram channel @AntarAchak, which is compulsory for you all to follow, and definitely my YouTube channel Antara Squad. If you people like this video, do let me know in the comments so that I can make a similar video for the rise of Indian sociology as well as feminist schools of thought, neo-Marxism, etc. So thank you so much. I'll meet you all in the next video. Bye bye.